नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में। मित्रों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में विचार करेंगे प्राकृत रूपक साहित्य, इसके अंतर्गत सट्टक साहित्य और कर्पूर मंजरी। सट्टक साहित्य प्राकृत की एक विशेष विधा है और इस विधा के अंतर्गत ये जो सट्टक है ये नाटक जैसा ही एक विधा है और इसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले मित्रों, हम जैसा कि मैंने नाट्यशास्त्र और जब 10 रूपक की बात की थी उस लेक्चर में मैंने बताया था कि रूपक साहित्य जो है वो दृश्य काव्य को कहा जाता है। काव्य के मैंने 2 भेद बताए थे, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग ये सब आते हैं और इनको रूपक साहित्य बोला जाता है। तो रूपक साहित्य जो है, अलंकार शास्त्रियों ने भी रूपक और उपरूपक 2 भेद किए हैं। रूपक 10 माने गए हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। तो जो रूपक है, जैसा कि भरत ने भी कहा नाट्यशास्त्र में, और 10 रूपककार जो धनंजय है उन्होंने भी 10 रूपक बताए। उन्होंने कहा कि नाटकम अथ प्रकरण व भाण व्यायोग समविकार डिमः यह मृगांक विथ्यंग रूपकाणी 10। ये 10 रूपक होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समविकार, डिम, यह मृग, वीथी, अंक और प्रहसन, इस तरह से मिला करके ये 10 जो हैं वो रूपक के भेद होते हैं। लेकिन हेमचंद्र ने दृश्य काव्य के 12 भेद माने हैं। उन्होंने कहा कि 10 भेद तो जो उक्त भेद बता रहा हूं मैं वो 10 भेद हैं, और उसमें उन्होंने 2 भेद और जोड़ दिए, एक नाटिका और एक सट्टक, क्योंकि प्राकृत साहित्य में सट्टक का अत्यधिक महत्व है। और उन्होंने कहा सट्टक को भी हम नाटक के समान रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं, इसीलिए नाटिका और सट्टक को जोड़ करके हेमचंद्राचार्य ने रूपक के 12 भेद बताए। अब मित्रों, ये तो हो गया कि सट्टक जो है वो रूपक साहित्य के अंतर्गत परिगणित होता है। अब ये देखते हैं कि सट्टक है क्या, क्योंकि नाटक के बारे में तो ज़्यादातर लोग सुनते हैं, सुने हुए हैं, भाई ये नाटक होता है जो रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाए, इसमें ये पात्र होते हैं। वो सारे मैंने वैसे भी 10 रूपक के अंतर्गत इन सब के लक्षण बताए थे, लेकिन वहाँ सट्टक नहीं आया था, इसलिए वहाँ सट्टक की कोई विशेष चर्चा वहाँ हुई नहीं थी। लेकिन सट्टक की मैं आज एकदम सेपरेट, एकदम पृथक रूप से इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो सट्टक शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो नृत्य या नृत्य से मानी जाती है, या ये कहें कि हाव भाव पूर्वक जो नृत्य होता है उससे सट्टक बनता है, या वो सट्टक कहलाता है। डॉक्टर एन उपाध्याय ने चंद्रलेखा एक सट्टक है, उसकी भूमिका में सट्टक शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में चर्चा की। उन्होंने लिखा कि संभवतः यह जो सट्टक शब्द है ये द्राविड़ी शब्द है। द्राविड़ी शब्द का मतलब हो गया दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वहाँ का शब्द है, और उसमें अगर क प्रत्यय हटा दें तो अट्ट शब्द रहता है। अट्ट शब्द रहता है, अट्ट या आट, इस तरह से ये 2 मूल शब्द रहते हैं, जिसका मुख्य रूप से जो अर्थ माना जाए या जिसका अपन अगर उसका भावार्थ, उसका अगर उस का अर्थ जो अगर माने तो सट्टक का मतलब हो जाता है नृत्य, नाचना। ये इसका शब्द होता, ये इसका अर्थ होता है, यानी नृत्य या अभिनय, ये दोनों ही अट्ट शब्द का, अट्ट धातु का अर्थ होता है। जो मूल धातु, क्योंकि प्राकृत में ही लिखा जाता है सट्टक, प्राकृत भाषा का ही इसमें प्रयोग होता है, तो ये जो मूल धातु अड़ू या आड़ू शब्द, तो ये एक तरह से देसी शब्द हैं, देसी धातुएं हैं, तो इनसे बना है, जिसका अर्थ है नाचना या हाव भाव दिखलाना। ये इसका मूल अर्थ है। और नाच, नृत्य या नृत्य जो है वो रूपक का प्रमुख अंग भी होता है। नाट्य विद्या के अंग के अंतर्गत
ये सारी चीजें आती है। जब कोई भी नाटक या सट्टक या प्रकरण या भाण जो भी है, इनको अगर हम रंगमंच पे प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ नृत्य की अत्यधिक प्रधानता होती है। आज भी जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो वो भी एक तरह से नाटक ही है, और उसमें जरूर कुछ गाने होते हैं, कुछ नृत्य सहित कुछ गाने होते हैं, तो उससे उसकी सरसता बढ़ जाती है और उसका सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये भी जो सट्टक है, सट्टक का मतलब हो गया नृत्य पूर्वक, हाव भाव पूर्वक या नृत्य सहित या नृत्य जो है हाव भाव पूर्वक अभिनय करना, ये सट्टक का मूल अर्थ होता है। कुछ जगह में सट्टक, अट्ट जो धातु है उसका मतलब होता है पाप का विगलन कर देना, पाप को समाप्त कर देना, उस भावों को मतलब पाप को विगलित कर देना, नष्ट कर देना, यानी पुण्य का संचार करना। तो साहित्य का जो है, या चाहे वो साहित्य दृश्य साहित्य हो या श्रव्य साहित्य हो, साहित्य का एक मूल लक्ष्य जो है वो पाप को समाप्त करके पुण्य का संचार करने का भी होता है। इसलिए कुछ कुछ विद्वानों ने अट्ट जो धातु है उसका अर्थ ये भी किया है पाप को विगलित कर देना, यानी पाप रूपी जो हमारे चित्त वृत्तियां हैं उनको समाप्त करके और पुण्य का उसमें संचार करना। तो ये दोनों ही अर्थ है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि ये एक नाट्य विधा है तो उसके अंतर्गत अगर उस रूप में हम देखें तो मुख्य रूप से इसका जो अर्थ है वो है नृत्य पूर्वक हाव भाव दिखाना। तो ये मुख्य रूप से इसका अर्थ हो जाता है। अब वर्तमान में जो सट्टक साहित्य उपलब्ध है तथा सट्टक के संबंध में जो लक्षण ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है वो उसमें ये स्पष्ट है कि सट्टक एक ऐसा रूपक या उपरूपक, चूंकि रूपक के अंतर्गत जो संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है उसमें इसको नहीं दिया, हेमचंद्राचार्य ने इसको माना है रूपक के अंतर्गत, जबकि नाटिका जो है वो संस्कृत वाले जो लक्षण ग्रंथ हैं उसमें नाटिका के अंतर्गत उपरूपक के अंतर्गत नाटिका को माना है। तो हम जो भी माने इसको रूपक में लें या उपरूपक में लें, ये जो है उसका विषय जो है मुख्य रूप से प्रेम प्रधान होता है। नायक नायिका के बीच में इस पूरे सट्टक के अंतर्गत प्रेम का प्रसंग चलता रहता है। कभी प्रेम प्राप्त होने वाला होता है लेकिन फिर कुछ बाधाएं आती है। तो इस तरह से ये सारी जो घटनाक्रम है, इसकी कथा वस्तु है वो प्रेम प्रधान होती है। और इसमें जो वृत्तियां हैं वो केसकी वृत्ति चूंकि प्रेम प्रधान है, तो मैंने उस समय जब मैं 10 रूपक की मैंने चर्चा की थी, वहां मैंने वृत्तियों की भी चर्चा की थी। 4 वृत्तियां मुख्य रूप से नाटक में होती हैं या नाट्य साहित्य में होती हैं। तो कैसकी, भारती, आर्यभटी और सात्वती, ये 4 वृत्तियां होती हैं। और ये चारों वृत्तियां अलग अलग तरह के नेचर के हिसाब से, जैसा नेचर उस नाटक का, उस दृश्य काव्य का होता है, उस रूप में ही उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ जो केसकी वृत्ति है वो मुख्य रूप से प्रेम प्रधान जहाँ प्रसंग होते हैं उसको बताने के लिए होता है, और इसमें मुख्य रूप से महिला पात्रों की प्रधानता होती है केसकी वृत्ति में। और वो इसलिए है, यहाँ केसकी वृत्ति का प्रयोग इसलिए है क्योंकि सट्टक में भी महिला पात्रों की प्रधानता होती है, वो मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। तो इसमें मुख्य रूप से केसकी और भारतीय वृत्तियां रहती हैं तथा नृत्य प्रधान रहने के कारण यह एक प्राचीन नाटक विधा है। चूंकि हम ये भी, इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि ये प्राकृत में लिखी जाते हैं। सट्टक जो है, सट्टक साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत में ही लिखा जाता है। इसमें शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक प्राकृत का ही प्रयोग होता है। तो इसीलिए भी इसकी ये चीज भी इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। तो ये हम इस चर्चा से हम ये समझ चुके हैं कि सट्टक जो है वो प्राकृत की एक विशेष विधा है, और इसके अंतर्गत इसकी कथा वस्तु मुख्य रूप से प्रेम प्रधान होती है। और सट्टक का मतलब भी होता है नृत्य या हाव भाव पूर्वक नृत्य दिखाना, अभिनय दिखाना। तो ये सट्टक है। अब मित्रों, हम मुख्य रूप से सट्टक का स्वरूप या उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ये तो हमने सट्टक शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विचार किया कि सट्टक किस तरह से बना, उसका मतलब क्या होता है।
अब सट्टक का स्वरूप या उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो कुछ विशेषताएं तो अभी मैंने उपर्युक्त जो मैंने चर्चा की उसमें मैंने बताया, फिर भी कुछ बिंदु जो है मैं इसकी विशेषता के रूप में बताऊं तो सट्टक में 4 जवनिकाएं होती हैं। जवनिकाओं का मतलब है चैप्टर। जैसे मैंने इससे पहले बताया था चरयू साहित्य, अपभ्रंश के चरयू साहित्य की चर्चा की थी, उसमें संधियों में वो उसकी कथा वस्तु विभक्त होती है, लेकिन सट्टक में जो उसकी कथा वस्तु है वो जवनिकाओं में विभक्त होती है। मतलब उसके चैप्टर जो हैं उनको जवनिका बोलते हैं। संस्कृत साहित्य में जैसे सर्ग है, अंक होता है, संस्कृत नाटकों में अंक होता है, लेकिन प्राकृत जो सट्टक है उसकी कथा वस्तु जवनिकाओं में विभक्त होती है। तो मुख्य रूप से इसमें 4 जवनिकाएं होती हैं। कथा वस्तु कल्पित होती है और सट्टक का नामकरण जो है वो नायिका के नाम के आधार पर होता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से भी महिला पात्रों की प्रधानता होती है, तो इसका नामकरण नायिका के नाम के आधार पर होता है। और इसमें प्रवेशक और विस्कंबक का अभाव रहता है, जबकि नाटक में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, प्रवेशक और विस्कंबक। प्रवेशक का मतलब होता है कि जब नाटक का प्रारंभ होता है रंगमंच पे, तो एक व्यक्ति आता है और नाटक की और ये सारी सूचनाएं देता है। प्रवेशक यानी वो प्रवेश करता है और वो सब शुरुआत में सारी बातें वो बताता है, नाटक का और नाटककार का इनका परिचय, उसको सूत्रधार भी कहते हैं, तो वो आता है। और विस्कंबक होता है प्रत्येक संधि या जवनिका या चैप्टर के लास्ट में आकर के वो अगले चैप्टर की सूचनाएं देता है। तो इस तरह से, लेकिन सट्टक में इन दोनों का ही अभाव होता है। अद्भुत रस की प्रधानता होती है। अद्भुत रस का मतलब हो गया कि जहां पर चमत्कारिक घटनाएं हों, जिस कथा वस्तु में जहां इंद्रजाल होता है, जहां जादू मंत्र होते हैं, इस तरह का जहां कथा वस्तु होती है वहां अद्भुत रस रहता है। तो इसका मतलब इसकी कथा वस्तु में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए यहाँ अद्भुत रस की प्रधानता रहती है। नायक जो है वो धीर ललित होता है। ये एक नायक का प्रकार है, उसका गुण है कि वो धीर ललित होता है। धीर का मतलब धैर्यशाली और ललित यानी ललित कलाओं का पारखी, ललित कलाओं को पसंद करने वाला। और पटरानी जो होती है, उसकी मुख्य रानी जो होती है वो गंभीरा और माननीय होती है। इसका जो है नायक के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार होता है, यानी नायक जो है वो उस पटरानी के अधीन रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें महिला पात्र की प्रधानता होती है और जो रानी है वो उसका अधिकार नायक के ऊपर होता है। इसके अलावा स्त्री पात्रों की प्रधानता होती है, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूं। और प्राकृत भाषा का इसमें आद्योपांत वर्णन होता है, यानी ये जो सट्टक है वो प्राकृत भाषा में ही लिखा जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा केस की वृत्ति के अंग सहित इसमें इसका प्रयोग होता है। नृत्य की प्रधानता इसमें रहती है। श्रृंगार का खुलकर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा प्रेम प्रधान इसकी कथा वस्तु होती है, तो स्वाभाविक है कि श्रृंगार रस का भी इसमें खुलकर वर्णन होता है। और अंत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं। दृश्यों का भी इसमें वर्णन होता है। तो आश्चर्यजनक का मतलब जहां इंद्रजाल का मतलब कुछ जादू टोने जैसी घटनाएं भी होती है, जिससे कि अद्भुत रस इसका प्रधान रस सिद्ध हो जाता है। तो ये सट्टक साहित्य का, मैंने सट्टक का उत्पत्ति विकास बताया, उसकी विशेषताएं बताई। अब हम मुख्य रूप से इसमें आते हैं, क्योंकि सट्टक साहित्य के अंतर्गत कर्पूर मंजरी आदि सट्टक माना जाता है। प्राकृत साहित्य की जो सट्टक विधा है उसमें आदि जो सट्टक साहित्य माना जाता है वो है कर्पूर मंजरी, और हम कर्पूर मंजरी पर ही चर्चा करेंगे। इसके आगे का जो लेक्चर होगा उसमें भी हम कर्पूर मंजरी के विषय में बात करेंगे। तो इसमें जो कर्पूर मंजरी है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि कर्पूर मंजरी आदि सट्टक है, तो क्या ये सारी विशेषताएं, सारे गुण उसमें पाए जाते हैं, और कर्पूर मंजरी क्या है, किसने लिखा है। तो कर्पूर मंजरी जो है, जैसा मैंने कहा, प्राकृत सट्टक साहित्य का आदि ग्रंथ है, आदि सट्टक साहित्य के रूप में वो माना जाता है, और यह 4 जवनिकाओं में विभक्त है। इसका जो कथानक है वो रत्नावली के समान ही है। रत्नावली एक नाटिका है, संस्कृत में नाटक है, उसी के समान है। और इसके जैसा मैंने कहा कि इसके जो रचयिता हैं वो राजशेखर हैं, और
इसमें जो इसकी कथा वस्तु है, इसमें राजा चंद्रपाल होता है, चंडपाल भी बोल देते हैं प्राकृत में, चंद्रपाल है, और वो कुंतल देश की जो राजकुमारी है कर्पूर मंजरी, उससे प्रेम करने लगता है। उसकी इन दोनों की प्रणय कथा इसमें वर्णित है। यद्यपि इसका कथानक लघु है और चरित्र चित्रण भी बहुत विशद नहीं है, लगता है जैसे कि 1-2 दिन की ही घटना है, लेकिन फिर भी यह जो सट्टक है इसमें कई विशेषताएं हैं और ये आदि सट्टक के रूप में बहुत ही श्रेष्ठ सट्टक काव्य माना जा सकता है। कर्पूर मंजरी के जैसे मैंने कहा, उसके जो रचयिता हैं वो राजशेखर हैं और ये यायावर वंशीय हैं। इनके पिता का नाम दरदूरक और माता का नाम शीलवती था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में अपने संबंध में अनेक उपाधियां दी हैं, खुद के संदर्भ में ही उपाधियां दी। उन्होंने अपने आप को बाल कवि, कविराज, सर्वभाषा चतुर आदि अनेक विशेषणों से अपने आप को संबोधित किया है। उनका जो समय है वो लगभग 10वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी के अलावा जो है वो विद्वत सालभंजिका, बाल रामायण, बाल भारतम, ये 4 मुख्य रूप से नाटक लिखे हैं और काव्य मीमांसा नामक एक अलंकार ग्रंथ जो है वो भी उनके द्वारा रचित है। हेमचंद्र ने इनके हर विलास नाटक नामक महाकाव्य का भी उल्लेख किया है कि हर विलास जो नामक महाकाव्य है वो भी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। काव्य मीमांसा में भुवन कोश नामक एक भौगोलिक ग्रंथ का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं ये राजशेखर के द्वारा लिखित माने जाते हैं। अब कर्पूर मंजरी का जो कथा है वो उसको थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताऊं। कर्पूर मंजरी नामक जो सट्टक है उसके मुख्य जो नायक हैं वो चंद्रपाल हैं और यह धीर ललित, निश्चिंत, सुखी और मृदु स्वभाव वाले नायक हैं। कर्पूर मंजरी को देखते ही उस पर ये मुग्ध हो जाते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं और उसका लेस मात्र थोड़ा सा वियोग भी ये सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और वो जो कर्पूर मंजरी है वो इनकी जो प्रथम पटरानी है, रानी है, वो उस रानी की मौसेरी बहन है। तो इसीलिए वो जब यहाँ आती है, एक जो जिसको हम कहें जादूगर, वो अपने जादू से उसको राजा चंद्रपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसको देखते ही ये उससे प्रेम करने लगते हैं। और वो जो रानी है विभ्रमलेखा, ये इनकी प्रमुख पटरानी है। तो ये विभ्रमलेखा जो है वो चंद्रपाल को नायक चक्रवर्ती पद प्राप्त करवाने के लिए, कि अगर ये कर्पूर मंजरी जो वहाँ पर रहती है वो कर्पूर मंजरी से अगर राजा चंद्रपाल का विवाह हो जाता है तो उनको चक्रवर्ती पद प्राप्त हो जाएगा। यही सोच करके जो मुख्य पटरानी विभ्रमलेखा है वो उस कर्पूर मंजरी का विवाह चंद्रपाल से करवा देती हैं और उसका विवाह संपन्न हो जाता है। इस सट्टक में आरंभ से अंत तक श्रृंगार रस का वातावरण बनाया गया है, वातावरण है। तो इस तरह से ये जो कर्पूर मंजरी है ये एक बहुत ही मुख्य और आदि सट्टक के रूप में प्राकृत साहित्य में स्थापित है, महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में जब आगे हम मुख्य जो कथा वस्तु होगी उसको हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये तो मैंने एक सार रूप में सट्टक की परिभाषा, सट्टक क्या है, सट्टक की उत्पत्ति किस रूप में हुई है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और उसके बाद में जो आदि सट्टक कर्पूर मंजरी है उसका मैंने थोड़ा परिचय दिया, थोड़ा राजशेखर का परिचय दिया। तो ये एक भूमिका के रूप में ये लेक्चर है जो रूपक साहित्य, प्राकृत रूपक साहित्य के अंतर्गत जो सट्टक साहित्य है उस विषय में हमने बात की। आगे के लेक्चर में हम इसकी मूल जो कथा वस्तु है उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।